अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अरमला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि नए दिन का आगाज मस्बत हुआ है, अच्छा हुआ है, कल से बेहतर हुआ है। असल में कामयाबी तो यही है कि आपका हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर हो। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और एज ऑफ टोल्ड आई एम इमरान हसन। हम कोशिश करेंगे कि आज के शो में भी आपके साथ कुछ इस तरह का सिलसिला रहे कि शो भी आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव भी हो। उसके साथ साथ आप आज के शो को याद इस तरीके से भी रखें कि हमने आपके लिए बेहतर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। खैर, कुछ बड़ी पॉइंट एज यूजुअल रूटीन के मुताबिक चीज़ें हो रही हैं। इससे पहले कि हम बाकायदा तौर पर आगे बढ़ें, कल नामवर मुबस्सिर, तज्ज़ियाकार और दानिश्वर, ह्यूमन राइट्स कमीशन के साबिक चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर मेहदी हसन, जिन्होंने कई सहाफ़ियों को पाकिस्तान में पढ़ाया, 85 वर्ष की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। बिल्कुल, उन्होंने दुनिया सहाफ़त के उस्ताद की हैसियत से भी अगर उनकी बात की जाए तो उनकी बहुत सारी खदमात थी। और जो बात की जाए इस जिस तरह से सहाफ़त के अंदर उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी उसको अगर हम समझे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो साबिक चेयरमैन के तौर पर भी उन्होंने अपनी खदमात सर अंजाम दी। तो इस हवाले से हम उनको ऑब्वियसली अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आज हमने उनको याद भी किया। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और PSL के हवाले से भी बात करेंगे जनाब, क्योंकि PSL के प्ले ऑफ मरहला शुरू हो चुका है और कल लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान एक कांटेदार मुकाबला देखने में आया। कांटेदार कहां से? कांटेदार ही था एक तरह से, ठीक है, बस ऐसा कांटेदार होता है प्ले ऑफ। और ये दिल को तसल्ली दे रहे हैं इस मुकाबले को कांटेदार। आज आप इस्लामाबाद वाले दे दीजिएगा। लेकिन इतने कम स्कोर, अच्छा वैसे कम स्कोर तो नहीं था। जब 160 क्रॉस हुआ, इनफैक्ट 150 क्रॉस हुआ, तो जो क्रिकेट को समझने वाले, हमारी तो उतनी समझ बूझ नहीं है, लेकिन जो समझने वाले हैं वो ये कह रहे थे कि इट विल नॉट बी इजी फॉर लाहौर टू चेज दिस, बिकॉज एक तो वो चेज करने में वैसे बुरे हैं जिसे माड़े कहा जाता है, और उसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि ये विकेट इस तरह से रिस्पॉन्ड करी कि मुश्किल होगा, और फिर वही हुआ जिसका डर था। और आज जो होगा वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मुकाबला होगा। उसमें से जो मैच जीतेगा उसको लाहौर कलंदर्स के पास अभी स्टिल एक चांस है। तो आज के मैच में जो जीतेगा उसका मुकाबला लाहौर कलंदर्स से होगा और फिर जो टीम जीतेगी वो मुल्तान सुल्तान्स के साथ फाइनल में खेलेगी और टकराएगी। लेकिन यहाँ पे जो बात करने वाली है वो मुल्तान सुल्तान्स की परफॉर्मेंस के हवाले से है। इतना डिटर्मिन होकर खेल रहे हैं, वो किसी भी चीज को आड़े नहीं आने दे रहे। और कल जो शाहनवाज धानी ने किया वो तो कमाल किया। आई मीन 3 विकेट्स फॉर 19 रन्स और एक जबरदस्त कैच भी पकड़ा उन्होंने। अब जबरदस्त मैच था, कल देखने में मजा आया। और माइकल वॉन जो इंग्लैंड के साबिक कप्तान है, उन्होंने एक ट्वीट किया, सुबह सुबह मेरी नजर उस पर पड़ी। उन्होंने कहा कि जो बेहतरीन क्रिकेट आपको PSL में देखने को मिलती है वो किसी और लीग में देखने को नहीं मिलती, और हर मैच देखने के बाद दिल करता है कि थोड़ा सा और होना चाहिए। और ऑब्वियसली PSL ने दुनिया भर में अपनी एक पहचान बनाई है। पहले हम सिर्फ IPL के बारे में सुनते थे, लेकिन अब हर तरफ हम PSL के बारे में सुनते हैं। और अब जिस तरह के प्लेयर्स आते हैं, जिस तरह की क्रिकेट, क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिलती है, नो डाउट PSL पाकिस्तान का ब्रांड है। इस हवाले से हम और भी बात करेंगे। शो में बहुत कुछ है, हमारे सेगमेंट्स है, पॉलिटिकल सिचुएशन पे बात करेंगे। और आज जुनून मुकद्दम केस के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, उस पर भी आज हमने डिस्कशन करनी है। लेकिन अभी आपको बताएंगे एक्सप्रेसो हेडलाइंस। इस्लामाबाद में तब्दीली के लिए लाहौर में सियासी जोड़ तोड़, तहरीक अदम एतमाद के लिए ऑपोजिशन की पे दर पे मुलाकातों के बावजूद कोई नतीजा ना निकल सका। ऑपोजिशन की कामयाबी का सारा दारोमदार चौधरी बरादरान की हिमायत पर। तहरीक अदम एतमाद के मामले पर रस्सा कशी उरूज पर वफाकी वज़रा के ओपोजिशन पर हुकूमती अराकीन खरीदने के इल्जामात। ऑपोजिशन ने हुकूमत पर अराकीन असम्बली को फोन कॉल्स कराने के जवाबी इल्जामात लगा दिए। पाकिस्तान सुपर लीग में सुल्तान्स का राज बरकरार। मुल्तान सुल्तान्स लाहौर कलंदर्स को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गई। आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान तगड़ा मुकाबला होगा। खैबर पख्तूनख्वा में तारीख रकम सवाबी से ताल्लुक रखने वाली आयशा गुल खवातीन ट्रांस AIG बन गईं। नूर मुकद्दम कत्ल केस, कातिल के इंजाम की घड़ी आन पहुंची। इस्लामाबाद की मकामी अदालत आज महफूज फैसला सुनाएगी। और बेशुमार गीतों को पास से अमर करने वाली गुलकारा नसीम बेगम का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। जी जनाब, हेडलाइंस आपने जानी। मौजूदा सियासी सूरत हाल पे बात करेंगे। आज की बड़ी खबर है। क्या तब्दीली की हवा चल पड़ी है या नहीं? इस्लामाबाद में इस वक्त तब्दीली के लिए
सियासत का जो गढ़ है वो लाहौर बन गया, और ये इंदिया कुछ अर्सा पहले दिया था पीपल्स पार्टी ने कि हम लाहौर में बैठेंगे, हम इस हुकूमत को गिराएंगे, और वो सिलसिला शुरू हो चुका है। खैर, तहरीक अदम एतमाद के लिए इस वक्त जो अपोजिशन की सरगर्मियां हैं वो उरूज पर नजर आती हैं। गुज़िश्ता रोज़ भरपूर गहमा गहमी लाहौर में नजर आई, और नून लीग के मरकज़ में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान एक के बाद एक मुलाकात हुई जा रही है। इन हाउस तब्दीली के लिए इस वक्त फाइनल मुशावरत की जा रही है। आपस में मुशावरत करने के बाद अपोजिशन ने हुकूमत के इत्तेहादी काफिले की तरफ रुख किया है, और मौलाना फजलुर रहमान चौधरी बरादरान के दर पर, उनके घर पर पहुंचे, उनसे मुलाकात की, एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ ताउन मांगा। ताहम चौधरी बरादरान ने एक बार फिर हतमी फैसले के लिए 2 दिन का वक्त ले लिया, और उसके बाद रात को चौधरी बरादरान आसिफ अली जरदारी के इशारे पर बिलावल हाउस पहुंचे। डिनर हुआ, मुलाकात हुई और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया। जराए के हवाले से जो खबरें हम तक पहुंची वो पीपल्स पार्टी और JUI ने तजवीज़ दी है कि काफ लीग को साथ में लाने के लिए पंजाब की जो वजारत आला है उस पर परवेज इलाही को दी जाए, और इस हवाले से दोनों जमातें मुस्लिम लीग नून को मनाने की कोशिश कर रही हैं, जबकि वजारत उज़्मा के लिए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम भी तजवीज़ किया जा रहा है। अपोजिशन जो मुलाकातें हैं उसमें इत्तफाक किया गया है कि एक मुश्तरका कमेटी बनाई गई है जो कि वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद के लिए नंबर गेम्स का जायजा लेगी, सियासी और कानूनी हिकमत अमली तैयार करने के लिए अदम एतमाद के लिए जो वक्त का तयन करेगी, और साथ साथ ये अपोजिशन की जो मुलाकातें हैं, बातें हैं, दावे हैं, इसके बावजूद सूरत हाल अब तक कुछ गैर वाज़ेह है, कोई फाइनल फैसला सामने नहीं आ पाया है, और अपोजिशन के राबतों में तेजी के बाद हुकूमत ने भी मुकाबले के लिए कमर कस ली है। जहांगीर तरीन ग्रुप और नाराज अरकान को मनाने की कोशिश की जा रही है। शेख रशीद साहब ने भी इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर को सजेशन दी थी, और साथ साथ वफाकी वुज़रा ने भी अपोजिशन पर अरकान असम्बली को खरीदने का इल्जाम लगाया है। परवेज खटक और फवाद चौधरी ने दावा किया कि तहरीक अदम एतमाद के लिए MNAs को पैसों की पेशकश की जा रही है, और इसी सारी सूरत हाल पर भी हम बात करने वाले। हसान खावर साहब हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के, उनसे बात करते हैं। हसान, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपने खबरें तो खैर आपके इल्म में हमसे ज़्यादा ही होंगी इस वक्त जो चल रहा है, लेकिन हमने भी कोशिश की कि एक सिचुएशन, एक सिनेरियो जो है उसका एक खुलासा आवाम के सामने रखें। सबसे पहले तो ये जो इस वक्त जोड़ तोड़ चल रहा है, इसमें मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि आपके जो इत्तेहादी चौधरी बरादरान है वो न सिर्फ आपके मुखालिफिन से मिल रहे हैं बल्कि मुशावरत के लिए वक्त मांग रहे हैं, और उसके साथ साथ ऐसा लग रहा है बज़ाहिर कि अगर क्योंकि सियासत हमेशा कुछ लोग कुछ दो का नाम है, अगर इस फार्मूले पर अमल हो जाता है तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी वफाकी हुकूमत के लिए। हसान साहब जी शुक्रिया। देखिए, चौधरी बरादरान के पास तो ये लोग पहले भी गए हैं, कई दफ़ा गए हैं, और आप जरा अगर इनका इसी दफ़ा में बयानिया देख ले तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। पहले इन्होंने कहा कि जी हम तैयारी कर रहे हैं, फिर ये हमारे इत्तेहादियों से मिलना शुरू हुए, फिर वहाँ से इनकार हुआ, फिर इन्होंने कहा कि जी हमारे लोग इनसे रब्ता कर रहे हैं, हमारे नंबर पूरे हैं, फिर ये आपस में मीटिंग करते रहे, फिर हमारी तरफ से ये इतला है कि ये तो खुद फ़ोन कर करके पैसे ऑफर कर रहे हैं उनको। उसके बाद फिर भी नंबर गेम पूरी नहीं हुई तो अब ये दोबारा हमारे इत्तेहादियों के पास पहुंच गए हैं। देखिए, चौधरी परवेज इलाही साहब वगैरह जो है वफादार सियासतदान है, उनका सबसे जाती ताल्लुक है, लोगों से मिलना मिलाना है, वो बार बार ये नहीं कि उनके पास जा रहे हैं, और उन्होंने उनको अभी तक इनकार किया, और वो आगे भी इनकार ही करेंगे, वो हमारे साथ ही और हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन हसान साहब, कल जो एलामिया जारी किया गया जरदारी साहब और चौधरी बरादरान की मुलाकात के बाद, फिर चौधरी फैमिली की मुलाकात के बाद कहना चाहिए, चूंकि वजीर आजम साहब के हक में बयान देने वाले मुनीस साहब भी कल मुलाकात में मौजूद थे, जो वजीर आजम को कह रहे थे कि PTI को कह दे घबराए नहीं, वो भी कल इस मुलाकात में थे। इस एलामिया में ये बात की गई कि जो भी फैसला होगा वो चौधरी परवेज इलाही और आसिफ अली जरदारी साहब की मुशावरत से होगा, यानी कि आपके इत्तेहादी आपके मुखालिफिन के साथ मुशावरत में फैसले कर रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स इज गोइंग ऑन सर? देखिए, वो बार बार उनके पास गए हैं, और उन्होंने हमारे जो एलामिया के अंदर, उन्होंने उसके अंदर कोई तहरीक अदम एतमाद की बात नहीं। उन्होंने कहा जो भी फैसले लिए जाएंगे, आगे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन है, फिर और है, वो आ रही है, वो फैसला ये भी हो सकता है कि उन्होंने तहरीक अदम एतमाद नहीं लेके आ रही। ये तो आपस में आप बात करें। देखिए, वो इतनी दफा गए हैं कि आप यू हैव टू से समथिंग, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इनके पास कुछ नहीं है। इनका सारा का सारा दारोमदार जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इत्तेहादियों पे आकर खड़ा हो गया है, कोई इनको हाथ पकड़ा दे। इनकी नंबर गेम नहीं पूरी हुई, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक हो गया, नंबर गेम पूरी नहीं होनी इत्तेहादियों पे है, लेकिन दूसरी जानिब जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से भी शेख रशीद साहब ने प्राइम मिनिस्टर को मशवरा दिया था कि उन्हें मना लिया जाए, उन पे भी दारोमदार है। चौधरी बरादरान के हवाले से तो आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि वो हुकूमत के साथ खड़े हैं, लेकिन दूसरी जानिब जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से क्या आप लोगों की उनसे कोई इस हवाले से बातचीत हुई?
देखिए, जहांगीर तरीन साहब हमेशा से पीटीआई के रुके रहे और मैं उम्मीद करता हूं कि वो पीटीआई का साथ नहीं छोड़ेंगे। देखिए, ये जो बात है ना कि लोगों को मनाना या लोगों की नाराजगियां या लोगों के इख्तलाफात, जी, ये तो एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर ऑनगोइंग काम हो रहा होता है। हमें तमाम लोगों को साथ लेके चलना होता है। चीजें ऊपर पीछे भी हो जाती हैं, कभी कोई नाराजगी इख्तलाफ भी हो जाता है, लेकिन कोई ऐसा बड़ा इख्तलाफ मौजूद नहीं है जिसको फौरी तौर पर ब्रिज करने की जरूरत है। हमारे 3.5 साल से ही बातचीत जारी है, तो वो कोई मसला नहीं है। मैं आपको बताऊं, दूसरी बात जो आप लोगों ने पहले की क्यू लीग के हवाले से, काफ लीग के हवाले से, जी, देखिए वो चौधरी साहब को ये भी पता है कि ये लोग इनको कुछ ऑफर करने की पोजीशन में भी नहीं। ये जो इत्तेहादी है, ये जो आपने बात की ना कि वो कह रहे हैं जी उनको वज़ीर-ए-आला बना दिया जाए, ये तो नून लीग का अगर आप पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो 1997 में भी इन्होंने ये किया था। ये तो इकट्ठे इलेक्शन लड़े थे, इस बेस पर लड़े थे कि अगर ये जीते तो परवेज इलाही साहब वज़ीर-ए-आला होंगे पंजाब में। और जब वो बन गए तो आपने देखा कि कैसे वो अपनी बात से मुकर गए और इनके साथ चीट किया। वो तो अल्लाह ने लिखा हुआ था, चौधरी परवेज इलाही साहब ने बाद में वज़ीर-ए-आला बनना था 2000 जब मुशर्रफ साहब आए उसके बाद। लेकिन ये तो उनके साथ बारहा हो चुका है। लेकिन अहसान साहब, ये बात तो ऑन रिकॉर्ड कई जो अंदरूनी मुलाकातें हैं, फिर उनकी कुछ रिकॉर्डिंग्स जब सामने आई हैं उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से, गवर्नर सरवर साहब के हवाले से, यही चौधरी बरादरान, यही चीमा साहब, यही जो मरकजी क़यादत है काफ लीग की, ये मुख्तलिफ औकात पे सवालिया निशान उठाती रही है, आपको भी मालूम है। और दूसरी जानिब जो जहांगीर तरीन ग्रुप है, हमारी राजा रियाज साहब से अ डे बैक बात हुई थी, उसमें भी उन्होंने अगर इकरार नहीं किया तो इनकार भी नहीं किया। और जब हमने उनसे हुकूमत की परफॉर्मेंस पे मुतमईन होने का पूछा, उन्होंने कहा जी कोई भी मुतमईन नहीं, हम कैसे मुतमईन हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि चीज़ें इतनी आसान तो नहीं है आपके लिए या हुकूमत के लिए जितनी आप बता रहे हैं। देखें, आसान तो मैं नहीं बता रहा, ऑपोजिशन की तो कोशिश पहले दिन से थी कि हुकूमत ना चल सके। आप जिन पुरानी बातों का हवाला दे रही हैं, आप मुझे बताएं कि जब भी दो लोग भी एक कमरे में इकट्ठे हो तो इख्तलाफ हो जाती है, ओपिनियन फर्क हो सकती है, एक दूसरे से इख्तलाफ राय हो सकता है। तो जो बड़े कॉम्प्लेक्स कोलिशंस होती हैं, हुकूमत के मामला होते हैं, जाहिर है एक दूसरे के राय मुख्तलिफ हो सकती है। असल सियासत तो ये है कि अपने इख्तलाफात से ऊपर बढ़ के क्या आप मिलजुल के काम करने का रास्ता ढूंढते हैं या नहीं ढूंढते और उनको इतना बड़ा कर देते हैं वेजेस को कि आपस में आप काम ना कर सकें। और मैं आपको फिर ये कहूंगा कि अगर आपने इस चीज के ऊपर देखना है तो हमारे कोलिशन का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें और ऑपोजिशन का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। क्या हम मिलके काम कर सके पिछले 3.5 साल में, देख लें। क्या वो आपस में मिलकर ऑपोजिशन कर सके, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, आपके सामने बात साफ हो जाएगी। उनका तो ट्रैक रिकॉर्ड आपका बेहतर है। ठीक हो गया। अच्छा, साथ साथ हम परवेज खटक और फवाद चौधरी साहब के हवाले से बात करें। उन्होंने दावा किया है कि ऑपोजिशन जमातें हुकूमत के MNAs को खरीदने की कोशिश कर रही हैं, पैसों की ऑफर कर रही हैं। ये कौन से अरकान असम्बली है जिन्हें खरीदने की कोशिश की जा रही है? नहीं, कौन को छोड़ दें, लेकिन आप लोग हैरान ना हो, ये तो इन लोगों का तरीका है हमेशा से। कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा बंदा है जिसको इन्होंने खरीदने की ना कोशिश की। ये लोग सियासत को कारोबार समझते हैं और अब जब इनका सारे जो हरबे हैं नाकाम हो गए हैं, क्योंकि इस दफा ऑपोजिशन बहुत ज्यादा डिस्क्रेडिट होगी पहले से भी ज्यादा, क्योंकि 3.5 साल से बात कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, इस्तीफे दे रहे हैं, लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, शॉर्ट मार्च कर रहे हैं। अब तहरीक आज़म के साथ बात आ गई, अब ये डेस्परेट भी हो गए हैं, क्योंकि अब जब ये डिस्करेज होंगे तो लोगों ने तो बहुत इनके ऊपर यानी कि ठीक है। अच्छा, अगर वो डिस्क्रेडिट हो भी जाते, आखिरी सवाल मेरा, उन्होंने ऑप्शन खुला रखा हुआ है लॉन्ग मार्च का, आपने खुद जिक्र भी कर दिया, और नून लीग लॉन्ग मार्च को वेलकम करेगी और जो JUI है वो KP से वेलकम करेगी। पंजाब में भी आपके ओबियसली बहुत बड़ा वोट बैंक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी जी? लॉन्ग मार्च को आने देंगे या कुछ रोकेंगे, क्या करेंगे? तो बनाइए स्ट्रेटजी आप। लॉन्ग मार्च की भी सुन लें, एक तरफ ये कई दिनों से कह रही है 2 दिन 4 दिन 3 दिन हम तो तहरीक आज़म में जमात ला रहे हैं, ये हो गया। दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च की बातें कर रही है। भाई, अगर आपने तहरीक आज़म में जमात लानी है और आप समझते हैं कामयाब हो जाएगी, तो फिर आप तो लॉन्ग मार्च तो आपको वैसे ही कैंसिल कर देना चाहिए था। और अगर आप लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं तो आपको पता है इस बात का कि हमारे ना कोई तहरीक आज़म में जमात आनी है, और अगर आनी है तो कामयाब नहीं होनी। नहीं, लॉन्ग मार्च के बाद आनी है ना सान साहब? चले उसके बाद होगी तो फिर देख लेंगे। बहरहाल लॉन्ग मार्च में जितने लोग आ जाएंगे देख लेंगे। ये अगर आप वैसे फरवरी के शुरू को उठा के देख लें तो ये कहते थे कि 2 हफ्तों की बात है, फरवरी का महीना है, फलाना है, ये है। आपने भी सारी चीजें देखी है, लेकिन बहरहाल उनका मार्च करना जरूरी। और कोई कंटेनर वगैरह लगाने का इरादा नहीं है आपका? आता है तो आए लॉन्ग मार्च, ये कह रहे हैं आप?
वादे देखते हैं कितने लोग हैं, क्या है लोग, देखिए कुछ कवायद उसके मुताबिक स्ट्रैटेजी बनाएंगे आप। ठीक है हसन साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपने अपना मौक़िफ़ हम तक पहुंचाया जी। हुकूमती मौक़िफ़ पंजाब हुकूमत और विफाक का भी संभाव आपके सामने हमने रखा। जोड़ तोड़ की सियासत जारी है, नतीजा क्या निकलता है, कैसे और कब तक निकलता है, ये सवाल अभी तक बाकी है। उन्होंने कह दिया आने दें, देखिए जी देख लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब बात करेंगे नूर मुकद्दम कत्ल केस की। तो आज उसका फैसला आने वाला है। 20 जुलाई 2021 को साबिक सफारतकार शौकत मुकद्दम की बेटी 27 साल नूर मुकद्दम को इस्लामाबाद के पोश इलाके सेक्टर F74 में एक घर में मुलजिम जाहिर जाफर ने वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल किया था। मुकद्दमे में बात की जाए तो मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर समेत 11 अफराद पर फर्द जुर्म आयद की गई थी, जबकि मुलजिम के वालिदैन पर जो अनैतिक जुर्म है और हकाइक छुपाने के इल्जाम भी हैं। मुलजिम जाहिर जाफर पर कत्ल के अलावा रेप और अगवा की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और ताज़ियात पाकिस्तान के तहत कत्ल और रेप की सजा मौत है, जबकि अगवा की सजा उम्र कैद है। ताहम मुख्तलिफ अगर हम मामले में देखें, 7 माह के अरसे के दौरान मुलजिम ने मक्कारी और अयारी की तमाम हदें पार की। पहले वकील की जानिब से अपने मौक़िल को जहनी मरीज करार देने की कोशिश की गई, फिर वाज़े वीडियोस के बावजूद कत्ल से साफ इनकार की कोशिश की गई, यहाँ तक कि नूर मुकद्दम के कत्ल को गैरत का मामला करार देने की भी कोशिश की गई। कत्ल के मुकदमे की जो बाकायदा समाअत है 20 अक्टूबर को शुरू हुई थी, ताहम गुज़िश्ता मंगल को केस की आखिरी समाअत इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में हुई और अदालत ने तमाम वकला के दलाइल और जवाबी दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला 20 फरवरी को महफूज किया। 24 फरवरी तक इसको महफूज कर लिया गया था और अब चूंकि आज हमने आपको बताया 24 फरवरी इंपॉर्टेंट डे है, एक टेस्ट केस भी है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इस हवाले से जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि इसको करार वाकई सजा दी जाएगी और एक टेस्ट केस के तौर पर ये इस्लामाबाद पुलिस के लिए भी है। जो मकतूला के वालिद हैं उन्होंने तफ्तीश से इत्मीनान का इजहार किया है कि वो उन्होंने कहा कि मैं मुतमईन हूँ। हमारे साथ साकिब बशीर साहब मौजूद हैं, मुझसे मामले पर रिपोर्टिंग करते रहे हैं, आज भी हम उनसे पूछते हैं कि ताज़ा तरीन क्या अपडेट है। साकिब, थैंक यू वेरी मच, आप इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद कोर्ट्स के अंदर। एक तो हमें बताइए कि कब तक फैसला मुतवक्के है और इस वक्त कोर्ट का क्या माहौल है और क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है मकतूला के लवाहिकीन की जानिब से? जी आज जो एडिशनल सेशन जज अता रबानी है वो दिन 1:30 बजे इस केस का फैसला सुनाएंगे। जो मकतूला के लवाहिकीन है और जो प्रोसिक्यूशन है उनका ये मानना है और उनका यकीन है कि मुल्ज़मान को सज़ा होगी और उनका ये मानना है कि जितने भी शवाहिद जो फॉरेंसिक और वाक़याती शवाहिद जो है वो अदालत के सामने रखे गए, अदालती रिकॉर्ड में लाए गए, जो गवाहान जो है अदालत के सामने पेश किए गए वो मुल्ज़मान को सज़ा देने के लिए काफ़ी हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड इस केस का अगर मैं बताऊं तो 20 जुलाई को ये केस शुरू हुआ था, 14 अक्टूबर को इसमें जो चार्ज फ्रेम हुआ था, तो यूं आप ये कह सकते हैं कि 4 माह और 8 दिन के मुख्तसर तरीन अरसे में एक स्पीडी ट्रायल हुआ है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर ये ट्रायल जो है वो कंक्लूड हुआ है। पहले 2 मंथ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डेडलाइन दी थी, उसके बाद 6 वीक्स की और उसके बाद 4 वीक्स की डेडलाइन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी थी। उसके बाद ये ट्रायल कंक्लूड हुआ। 12 मुल्ज़मान इस केस में मरकजी मुल्ज़म समेत 8 मुल्ज़मान जो है वो जमानत पे हैं, 6 थेरेपी वर्क के और एक जो जाकिर जाफर हैं उनके कुक और जो मरकजी मुल्ज़म है उसकी वालदा असमत आदम वो जमानत पे हैं और 4 मुल्ज़मान जो है वो इसमें अडियाला जेल में हैं। आज जब फैसला सुनाया जाएगा तो तमाम मुल्ज़मान जो जमानत पे हैं और जो अडियाला जेल में हैं तमाम 12 मुल्ज़मान को अदालत के सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद अदालत जो है वो फैसला सुनाएगी। अच्छा साकिब साहब, जिस तरह से हमने इस पूरे केस के हवाले से बताया कि तमाम वीडियोस थी, तमाम सबूत जाहिर जाफर के अगेंस्ट थे और उसके फिर भी बहुत सारे टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए, कभी जहनी मरीज करार दिया गया, कभी डिनाइल की सिचुएशन में गया, कभी खुद अजीबोगरीब हरकतें हमने कोर्ट के बाहर देखी। तो सारे मामले बावजूद इतना टाइम लगा इस तमाम तर फैसले को, जो फैसला महफूज आज सुनाया जाएगा, आपको क्या बेसिकली रीज़न लगती है? और जो हकाइक छुपाने के हवाले से भी तमाम तर मामला थे उनके हवाले से भी थोड़ा बताइएगा। जी जो जाहिर जाफर है उसकी जानिब से 2 दफ़ा यहाँ पे मामला जो है वो मेडिकल कंडीशन के हवाले से अदालत के सामने आया। एक दफ़ा जो उनके वकील हैं उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दी गई कि इसको मेडिकल चेकअप करवाया जाए, मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए क्योंकि इसको माजी में कुछ इशूज़ रहे हैं, लेकिन अदालत ने मुल्ज़म को ऑब्जर्व करने के बाद और दलाइल सुनने के बाद एडिशनल सेशन जज अता रबानी उन्होंने उनकी दरख्वास्त खारिज कर दी थी। दूसरी दफ़ा मुल्ज़म को एक दफ़ा जो कुर्सी पर उठाकर कमरे अदालत
में लाया गया, दूसरी दफ़ा स्ट्रेचर पर उठा के लाया गया और वो तरह तरह की हरकतें कमरा अदालत में करता था। उनके वकला ने दोबारा अदालत के सामने ये दरख्वास्त की कि इसका मेडिकल चेकअप कराया जाए। तो अदालत ने जो अडयाला जेल की लीगल टीम थी उनको ये हदायत की थी और उन्होंने उसके बाद चेकअप के बाद जो रिपोर्ट दी थी उसमें मुलजम को मुकम्मल तौर पर फिट करार दिया था। शुरू में जो मुलजम है तकरीबन 3 मंथ तक उसके जो पैरवी जो है उसके वालिदैन की जानिब से नहीं की गई और उसके बाद उनके वालिदैन की जानिब से एक वकील जो है वो लाए गए, लेकिन मुलजम ने उसका वकालतनामा दस्तखत नहीं किया। बतौर स्टेट काउंसिल अदालत ने उनको कहा कि आप इस केस की पैरवी करें और वो केस की पैरवी करते रहे। मुलजम ने 2-3 जो मरकजी जो मुलजम है उसने जो मर्डर का उसके ऊपर जो इल्ज़ाम था उसको मुकम्मल तौर पर यह इनकार किया और ये कहा कि उस वक्त वो होश में नहीं था और उसको नहीं मालूम कि ये मर्डर जो है वो किसने किया है। इसके अलावा जो शौकत मुकदम है उनको भी बाअसर कहने और उनको इन्फ्लुएंस अपना इस्तेमाल करके केस बनाने का भी इल्जाम जो है वो लगाया गया, लेकिन प्रोसिक्यूशन ये कहती है कि इसमें ये प्रोसिक्यूशन के हवाले से ही मेरा सवाल था। आपने कहा कि प्रोसिक्यूशन भी मुतमईन है, ऐसे कौन से बुनियादी नुकात हैं या अवामिर हैं जिसकी बेस पे प्रोसिक्यूशन मुतमईन है कि सजा हो जाएगी मुलजिम को? इसमें मुलजम एक तो जो DNA टेस्ट है वो पॉजिटिव आया था मुलजम का, वो उसके खिलाफ एक बड़ा चार्ज है। इसके अलावा जो CCTV फुटेजेस हैं उस वक्त की तमाम CCTV फुटेज 40 घंटे की CCTV फुटेज मौजूद है और 20 जुलाई को जब मर्डर हुआ था तो उससे कबल भी आखिरी दफ़ा तकरीबन मर्डर से तकरीबन आधा घंटा पहले जब जो मकतूला है उसने वहाँ से भागने की कोशिश की थी तो वो CCTV में वाज़े नज़र आ रहा है कि वो अब एक जो खिड़की है वहाँ से छलांग लगाती हैं और ग्रिल पे गिरती हैं, अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर वहां से भागने की कोशिश करती हैं। तो बज़ाहिर सर्कमस्टांसेस उसमें यही लगते हैं कि कोई संजीदा जो है वो वहां पे कोशिश हो रही थी। तो इसके अलावा जो फ्रांसिक्स जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो भी इसमें शवाहिद में शामिल हैं। DVR जो कॉल्स रिकॉर्ड डाटा है, जो मरकजी मुलजम है उसकी वालिद के साथ 7:29 पर 20 जुलाई को एक कॉल हुई थी 56 सेकंड की, वो कॉल भी रिकॉर्ड में है। वालिदैन के साथ जो थेरेपी वर्क के लोग हैं उनके राब्ते वो भी रिकॉर्ड में है। तो प्रोसिक्यूशन का ये मानना है कि इस केस में सजा होगी। इतना सबूत मौजूद है प्रोसिक्यूशन के पास जिसके बाद खासतौर पे DNA और फिर इससे पहले कन्फेशनल एक स्टेटमेंट भी थी जिससे ये मुलजिम बाद में फिर गया था। और साकिब, थैंक यू वेरी मच। सिंस स्टार्ट आप हमें अपडेट कर रहे हैं, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे इस बारे में एंड वी होप एंड प्रे कि इसका जो फैसला है वो यकीनी तौर पर एक टेस्ट केस है इस्लामाबाद पुलिस के लिए भी और हमारे पूरे कानून के अमल के लिए भी इसका फैसला ऐसा आए कि एक मिसाल बने और आइंदा ऐसा बिल्कुल। आज 1:30 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट केस है। सोशल मीडिया पे बात की जाए, सबकी नजरें इस केस के फैसले के ऊपर हैं। ऑब्वियसली बहुत एक वाकया ऐसा है जिसको एक वाकई टेस्ट केस बनाया जाना चाहिए। इस पर हम मजीद भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बताते हैं जहां पे नई तारीख रकम हो रही है क्योंकि सवाबी से ताल्लुक़ रखने वाली आयशा गुल साहिबा ने खैबर पख्तूनख्वा की पहली असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल AIG बनकर नई तारीख रकम की है और सूबे की पहली खातून AIG बनने का एजाज़ भी उन्होंने अपने नाम किया। इसी के तहत उनके हवाले से मज़ीद आपको बताएं तो वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करी हैं, खासतौर पर विमेन राइट्स, ख़वातीन, ट्रांसजेंडर्स और बच्चों के हकूक़ पर काम करने का इरादा रखती हैं। और इस ज़िम्न में जो सेंट्रल पुलिस ऑफिस है यहाँ जेंडर इश्यूज के लिए एक हेल्प डेस्क भी कायम कर दिया गया है। आयशा गुल इस्लामाबाद भी ASP ट्रैफिक की जिम्मेदारियां अदा कर चुकी हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आयशा साहिबा आपको हम खुशामदीद कहेंगे और मुबारकबाद देंगे कि आपने वाकई खैबर पख्तूनख्वा की जो कह लें एक तारीख रकम की है और वहाँ पर इस तरह की एक खातून का उभर कर सामने आना नो डाउट एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। सबसे पहले तो आप अपने इस जर्नी के हवाले से बताएं, कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए यहाँ तक पहुँचना, और वही बात कि एज अ विमेन आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होंगे, उनको भी थोड़ा डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में आने का। और जहाँ तक जर्नी का ताल्लुक है तो मैं थोड़ा सा मुख्तसरन अपनी जर्नी बता देती हूँ आपको। मेरा बेसिकली ताल्लुक स्वाबी से है और मेरी स्कूलिंग जो है वो सारी पेशावर की है। बैचलर्स तक की एजुकेशन मेरी पेशावर की है। उसके बाद मैंने MS किया है इकोनॉमिक्स में नस्ट से। उसके बाद आई ऑप्टेड टू जॉइन सिविल सर्विस और 2016 से जो है वो मैं सिविल सर्विस का हिस्सा हूँ। मेरी एलोकेशन पुलिस सर्विस में हुई है। मैं ASP शिप का जो मेरा पीरियड है वो सारा मेरा इस्लामाबाद में गुजरा है। वहाँ पे मैंने एज ASP मारगला सर्व किया है, ASP कोसार सर्व किया है, ASP ट्रैफिक सर्व किया है
और जो हमारी 1 साल की मैंडेटरी अटैचमेंट होती है फ्रंटियर कंस्टेबलरी के साथ, उसमें मैंने एज ADO FC इस्लामाबाद सर्व किया है। ऑन प्रमोशन जो है मेरा ट्रांसफ़र जो है वो KP हुआ है। ASP से जब SP की प्रमोशन हुई है तो उसमें मेरा साथ ही ट्रांसफ़र जो है वो KP हो गया। जर्नी मेरे लिए मैं कहूँगी कि मैं बहुत उन लकी लोगों में से हूँ जिनकी जर्नी कोई बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं थी, क्योंकि मेरे साथ मेरी फैमिली की सपोर्ट थी, जिन्होंने थ्रू आउट एजुकेशन में भी सपोर्ट किया। और जब मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का फ़ैसला किया तो उन्होंने मेरे इस ओपिनियन की भी रिस्पेक्ट की और उन्होंने कहा कि आप जो करना चाहती हैं आप वो करें। तो मेरे साथ मेरी फैमिली की सपोर्ट होने की वजह से मेरी जर्नी मैं कहूँगी कि कोई बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं थी। ठीक है, तो अभी हम अगर मौजूदा वक्त की बात करें, आप जो सोशल वर्क कर रही हैं उसकी जाने भी हम आएंगे। जो आप फोर्स को कनेक्ट कर रही हैं जेंडर राइट्स और ख़ासतौर पे ट्रांसजेंडर्स एंड बच्चों के हवाले से, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन विद दैट बड़ा टफ लगता है एक पुलिस फोर्स के अंदर एक खातून का न सिर्फ जाना बल्कि इस लम्हे तक एक्सेल करना। आई थिंक इट लुक्स क्वाइट हार्डर। अच्छा, हमें बताया जा रहा है कि हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा कनेक्ट करते हैं। सो ये बड़ा मुश्किल लगता है कि खातून के लिए न सिर्फ ये कि वो सिविल सर्विसेज के अंदर जाएँ, फिर पुलिस के महकमे में जाएँ और फिर इस ओहदे तक जाएं, एक बड़े ओहदे तक जाएं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट डेफिनेटली है। और उसके साथ साथ फिर अगर किसी बड़े ओहदे पे पहुंच के आप ह्यूमन राइट्स के लिए या सोशल राइट्स के लिए काम करते हैं तो आई थिंक दिस इज आल्सो रिमार्केबल। बहुत ज़्यादा रिमार्केबल बात भी है और चैलेंजिंग भी है, क्योंकि जिस इलाके से इनका ताल्लुक है वहाँ पर ख़वातीन के लिए इस तरह की फील्ड में आना, उन्होंने कहा कि उनके पेरेंट्स की सपोर्ट उनको रही, लेकिन स्टिल बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको चैलेंजेस होते हैं और जो इस तरह से आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी जो हर्डल्स हैं उनको क्रॉस करती है, फिर वो अपनी मंजिल तक पहुँचती है। लेकिन ऑब्वियसली एज अ विमेन मुझे लगता है पुलिस फोर्स को ज्वाइन करना भी इमरान इटसेल्फ एक बड़ा आपको एजाज की बात है। हौसले और एजाज दोनों, एक तरफ एजाज और दूसरी तरफ हौसला है। और ऐसे वालिदैन में हमेशा कहता हूँ सबसे पहले ऐसे वालिदैन खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं जो अपने बेटियों के ऊपर भरोसा करते हैं, उन पर ट्रस्ट करते हैं, दे लेट देम वर्क, उनको काम करने देते हैं। देन वो बेटियां जैसे आयशा साहिबा हैं जो अपने आप को प्रूव करती हैं बेहतरीन कि वो कर सकती हैं, उनके ऊपर जो भरोसा होता है उसको साबित करती हैं। तो ये दोनों कहना चाहिए कि एक दूसरे से लाजिम व मलजूम है। अच्छा, कुछ इनके काम के हवाले से जैसे कि हमने आपको बताया कि इन्होंने न सिर्फ पहली AIG बनने का एजाज़ हासिल किया बल्कि जो ख़वातीन ट्रांसजेंडर्स हैं और जो बच्चों के हकूक़ हैं, ख़वातीन हैं, इनके ऊपर वो काम कर रही हैं। और इसके लिए उन्होंने सेंट्रल पुलिस ऑफिस में एक जेंडर इशूज़ के लिए एक हेल्प डेस्क भी कायम किया है। यकीनी तौर पर इस हेल्प डेस्क के थ्रू न सिर्फ वो लोग जो कि जिनमें किसी किस्म की महरूमी है इसको अप्रोच कर पाएंगे बल्कि उनके मसाइल भी हल होंगे। हमें AIG साहिबा दोबारा ज्वाइन कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगैन। और राब्ता कुछ मुनक़ता हुआ था। मेरा सबसे ये था, एक तो टफनेस बड़ी ज़रूरी होती है इस डिपार्टमेंट के लिए। विद दैट चूँकि टाइम कम है तो अब मैं चाहूँगा ज़रा आप अपने इस प्रोजेक्ट जो आपने शुरू किया है ख़ासतौर पर सोशल वर्क को लेकर बच्चों के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से, इस पर भी ज़रा रोशनी डालें कि ये ख्याल आपके जहन में कब आया और अब तक कितनी कामयाब रही हैं आप इसको एग्जीक्यूट करने में। जी, बेसिकली मैंने चूंकि अभी रिसेंटली ही KP ज्वाइन किया और ये मेरा आइडिया नहीं था। जब मैं KP ट्रांसफ़र होके आई तो IG KP जो है मौज़म जान सारी साहब, उन्होंने मुझसे शेयर किया कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक सेंट्रल लेवल पे एक डेडिकेटेड ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए जो कि बच्चों पे, ख़वातीन पे और ट्रांसजेंडर्स पे काम करें। तो उन्होंने कहा आप पहली खातून होंगी, पहली ऑफिसर होंगी जो कि इस सीट पर सर्व करेंगी। तो मैंने इसको बहुत खुशी से एक्सेप्ट किया क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा था, क्योंकि CPO लेवल की सीट थी और CPO से आपको पता है पूरे KP की पॉलिसी जो है वो CPO से जाती है। तो मुझे भी ये सोचकर बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे जो भी पॉलिसी बनेगी वो बेसिकली पूरे KP में इम्प्लीमेंट हो रही होगी। तो मुझे जो उनकी तरफ से गाइडलाइंस मिली हैं वो यही है कि CPO में सीट होने का मकसद है कि जब भी कोई पॉलिसी बने सबसे पहले तो उसमें जेंडर का पर्सपेक्टिव मिस नहीं होना चाहिए। उसके हर पॉलिसी में, हर डिसीजन मेकिंग में जेंडर का जो एलिमेंट है वो ज़रूर सामने आना चाहिए और उसके मुताबिक वो पॉलिसी बननी चाहिए। सही। अच्छा आयशा साहब, जिस तरह से अभी आपने खुद भी किया, हम राब्ता दोबारा उनसे करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली हम आपकी जो ऑब्वियसली ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन है पुलिस डिपार्टमेंट में, इस पर भी ज़रूर बात करेंगे क्योंकि आपने खुद भी कहा कि ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन उस हिसाब से नहीं होती। ऑब्वियसली एक पुलिस डिपार्टमेंट या पुलिस के नाम से वैसे ही पेरेंट्स एक टैबू एसोसिएट होता है कि ख़वातीन या लड़कियों को इस फील्ड में आना थोड़ा उनके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। तो आपने अपनी इस सर्विस जितनी आपने की उस दौरान जो ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन है या रेशो है उसके हवाले से बताएं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितनी इम्प्रूव हुई है और कितना आप इनकरेज करेंगे उन लड़कियों को कि वो पुलिस फोर्स को ज्वाइन करें।
जी बिल्कुल, जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क मुझे दिया गया है एआईजी जेंडर इक्वालिटी होते हुए वो यही है कि जो फीमेल्स की तादाद है पुलिस फोर्स में वो बहुत कम है। केपी पुलिस की मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो लेस देन 1% है इस टाइम पर, और जो कि आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि वो अराउंड 10% होनी चाहिए। तो आप इसी से अंदाजा लगाएं कि आपकी जो फीमेल्स की पॉपुलेशन है पूरे मुल्क के वो मोर देन 50% है, और सिर्फ केपी पुलिस में जो है वो फीमेल्स की तादाद लेस देन 1% है। तो फीमेल्स बेसिकली उनको मेरा इधर इस सीट पर आने का मकसद भी यही है कि जब मैं लड़कियों के पास स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाऊं तो मैं खुद को एज अ रोल मॉडल पेश कर सकूं, क्योंकि मैं खुद इस केपी के प्रोविंस से बिलोंग करती हूं, मेरी सारी अपब्रिंगिंग केपी की हुई है, तो वो शायद मुझसे बेहतर तरीके से रिलेट कर सकें और वो पुलिस के प्रोफेशन को एज अ कैरियर चॉइस अपने लिए देख सकें। और हमारे पास केपी पुलिस में हालांकि फीमेल्स का कोटा है बट वो सीट्स भी वेकेंट चली जाती हैं, तो मेरी यही कोशिश होगी कि कोटा की सीट्स भी वेकेंट नहीं जानी चाहिए, और अभी हम कुछ एक्सक्लूसिवली फीमेल्स के लिए सीट्स भी ला रहे हैं, वो सीट्स भी बिल्कुल वेकेंट नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स जो है वो इसका हिस्सा बने। मेरा अपना एक्सपीरियंस अभी तक का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है पुलिस फोर्स के अंदर, सीनियर्स आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, आपको हर तरह से फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो शायद मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से रिलेट कर सकें और हो सकता है कल को वो जो है पुलिस को एज अ कैरियर अपने लिए चूज करें। जबरदस्त। अच्छा आयशा साहिबा, ऑन ए लाइटर साइड कितना रोब है आपका पुलिस डिपार्टमेंट में? ऑब्वियसली एज अ विमेन आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो अपने कॉलीग्स पे या ओवरऑल जो खैबर पख्तूनख्वा की बात करें जहाँ अभी आपकी पोस्टिंग है, तो वहाँ पे कितना रोब है? आप कितना समझती हैं कि आप जरा डरा सकती हैं लोगों को? एआईजी हैं देखें, रोब से ज़्यादा मैं रिस्पेक्ट पे बिलीव करती हूँ। आपने काम लेना है अपने सबॉर्डिनेट से, तो जो काम आप उसको रिस्पेक्ट दे के ले सकते हैं वो शायद आप रोब दे के उससे नहीं ले सकते। तो मेरी हद्दुल इम्कान कोशिश यही होती है कि मैं उनसे जब भी बात करूँ, उनसे मैंने अगर कोई काम करवाना हो तो वो मुझे उस लेवल तक ना लेके जाएं जहाँ पे मुझे अपना रोब दिखाने की जरूरत पड़े। मेरी कोशिश होती है कि मैं उनसे बहुत आराम से, प्यार से जो है वो उनसे काम करवा लूं। अमूमी तौर पे ख़वातीन फैमिलीज़ की और घरों की तो बहुत अच्छी मैनेजर्स होती हैं, इनफैक्ट दे आर द बेस्ट मैनेजर्स। अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट में आपकी प्रेजेंस से डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस पे कितना आप समझती हैं कि फ़र्क पड़ा है या बेहतरी आई है, और क्या आप जो चीज़ें सोच कर इस डिपार्टमेंट में आई थी उनको इम्प्लीमेंट कर पा रही हैं? क्योंकि बाज़ औक़ात हम जब बाहर होते हैं एक महकमे से, हम प्लान करते हैं कि जब मैं इस महकमे में कभी जाऊं तो मैंने इसमें ये तब्दीलियां लानी है, इन खतूत पे काम करना है, लेकिन जब आप अंदरूनी तौर पे आते हैं तो आप कहते हैं नहीं, सूरत हाल मुख्तलिफ है, तो बड़ा मुश्किल है। तो क्या आप वो कर पाई हैं जो आपने सोचा था एज अ मैनेजर, एज अ डिपार्टमेंट हेड? जी, अभी यहाँ पे तो चूंकि केपी में तो मैं अभी रिसेंटली आई हूँ, लेकिन अगर मैं अपने प्रीवियस टेन्योर की बात करूँ तो उसमें जो चीज़ आप सोचते हैं वो आप कर सकते हैं और आपको सीनियर्स की सपोर्ट उसमें होती है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि आप कोई इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं और उसमें जो है आपको डिपार्टमेंट के अंदर से कोई प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं, ऑब्वियसली आप अपने सीनियर से डिस्कस करते हैं, आप उनको कन्विंस करते हैं, बट वंस दे आर कन्विंस्ड तो आपको उसमें फुल सपोर्ट भी होती है। और इसी तरह यहाँ पे मैं अगर अभी केपी की बात करूँ, अपनी एआईजी जेंडर इक्वालिटी की बात करूँ, तो मुझे आईजी साहब की फुल सपोर्ट हासिल है और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। आईजी साहब भी जो है वो भी आपके आईजी साहब भी खिराज तहसीन के मुस्तहिक है अगर उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। और थोड़ा सा हम अगर आपसे पूछें कि क्या इस आपकी तो 24 आवर्स जॉब है, आप तो हर वक्त जैसे कहते हैं ऑन कॉल हैं, इससे फैमिली लाइफ आपकी डिस्टर्ब होती है? इस जॉब की वजह से कभी मुश्किल होती है फैमिली लाइफ मैनेज करने में? जी बिल्कुल, पुलिस जो है वो एक बहुत चैलेंजिंग प्रोफेशन है। जैसे आपने खुद कहा कि 9 to 5 वाला प्रोफेशन नहीं है, 24/7 की जॉब है। आपको रात को 3 बजे भी कॉल आती है, सुबह 5 बजे भी आती है, तो आपने उस कॉल पे रिस्पॉन्ड करना होता है। तो इसके लिए फैमिली के साथ अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। उस हवाले से जैसा मैंने शुरू में कहा कि फैमिली है, मैं उस लिहाज में बहुत लकी हूँ कि मुझे फैमिली की सपोर्ट हासिल है। मैं रात में भी निकलती हूँ घर से तो वो उनको पता होता है कि ये किसी काम से निकल रही है, कोई कॉल आई होगी उसके लिए जा रही है। तो इस प्रोफेशन में फैमिली की सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और आप लकी है माशाल्लाह कि आपकी फैमिली, आपका डिपार्टमेंट, आपको सब सपोर्टिव लोग मिले हैं। हम चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से वो ख़वातीन, वो पेरेंट्स जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, जो अपनी बच्चियों को बहुत सारी चीज़ों में या इस तरह के प्रोफेशंस को अडॉप्ट करने में थोड़े रिलक्टेंट होते हैं, इनको क्या मैसेज देंगी? और बहुत सारी ख़वातीन के लिए आप एक रोल मॉडल हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ख़वातीन को, जो फीमेल्स इस टाइम ये प्रोग्राम देख रही हैं, उनको मैं केपी पुलिस ज्वाइन करने का ज़रूर कहूँगी, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात कर रही हूँ। मैंने भी जब पुलिस की मेरी एलोकेशन हुई थी तो मैं पहले डिफरेंट ऑफिसर्स से जाके मिली थी और फिर मैंने अपना माइंड बनाया था कि मुझे ज्वाइन करनी चाहिए। इस तरह मैं ये समझती हूँ कि जब मैं उनके पास जाऊँगी, उनसे बात करूँगी, तो वो ज़रूर इस प्रोफेशन को एज अ कैरियर देखेंगी और जो उनके घर के सरबराहान हैं
उनको भी मैं यही कहूँगी कि अपनी बच्चियों की एजुकेशन पे तवज्जो दें, क्योंकि अब जो वक्त है उसमें एजुकेशन के बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं है। और एजुकेशन, हम सिर्फ एजुकेशन की बात करते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं कहते कि बस लड़कियों ने जॉब ही करनी है। एजुकेशन आपको एक शऊर देती है, एक बेहतर इंसान बनाती है, आपको अपने ओपिनियंस बिल्ड करने में हेल्प करती है। एजुकेशन और बच्चों को इनकरेज करना बहुत ज़रूरी है। आयशा साहिबा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके जर्नी के बारे में जान के, और बेशक आप बहुत सारी ख़वातीन के लिए एक रोल मॉडल करें कि आप जिस तरह से अपने करियर में आगे एक्सेल करें। आयशा गुल AIG खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हम बात कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की नामवर गुलकारा नसीम बेगम साहिबा की, जिनकी मद्दा आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। कुछ उनके बारे में आपको बताएं तो नसीम बेगम अमृतसर में पैदा हुई। उन्होंने अपनी फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान लाहौर से किया। फिल्म इंडस्ट्री में नसीम बेगम साहिबा को उस वक्त के फिल्मी मौसीकार शहरियार साहब ने मुतारिफ़ कराया। फिल्म बेगुनाह का एक नगमा नैनों में जल भर आए रूठ गया मेरा प्यार के ज़रिए फिल्मी सनत से वाबस्ता हुई और उनका गाया हुआ ये नगमा बेहद मकबूल भी हुआ। इसी गीत ने नसीम बेगम पर फिल्मी दुनिया के दरवाजे भी खोल दिए। नसीम बेगम ने 5 बरसों में 4 निगार अवार्ड्स अपने नाम किए और बेहतरीन गुलकारा कहलाईं। उनको ये निगार अवार्ड्स मशहूर फिल्मी नगमा 100 बार चमन महका इस बेवफा का ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, दूसरे घंटे में आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि हम इसका लाइनअप आपको दिखाएं, वी हैव प्लान्ड सर्टेन एक बहुत अच्छा लाइनअप है आपके लिए। लेकिन उससे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान की रूस के दौरे पर पहुंचे हैं। कल उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया जब वो वहाँ पे गए। उनके साथ उनके जो डिप्टी वज़ीर ख़ारजा हैं रशियन, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब, असद उमर, हमाद अजहर, रज़ाक दाऊद, मुईद यूसुफ और आमिर कियानी साहब वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद हैं। और शहबाज गिल साहब कल ट्विटर पर उनके अराइवल की कुछ वीडियोज़ भी शेयर कर रहे थे जब वो वहाँ पे पहुंचे हैं। खैर, इस्लामिक सेंटर का भी दौरा करेंगे, सदर पुतिन के साथ मुलाकात दौरे का अहम तरीन हिस्सा है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जो ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त आ रही है वो रूस और यूक्रेन के हवाले से आ रही है और ये मामला इंतहाई संगीन हो गया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में फौजी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज़ दैट राइट नाउ वी हैव। एग्जैक्टली, यूक्रेन की फौज से हथियार डालने का मुतालबा किया है, जबकि बरतानिया और नेटो सरबराह की यूक्रेन पर रूसी हमलों की मजम्मत भी की जा रही है। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन तनाज़े पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है। इस हवाले से हम आपको अपडेट करते हैं। और ये खबरें जो हैं ये बैनुल अक़वामी ज़राए से हमारे पास आ रही हैं। अभी मजीद इसमें मुसद्दिक़ा इत्तलात आना बाकी हैं, लेकिन फिल वक्त कुछ इंटरनेशनल खबर रसां इदारे जो हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि बाकायदा तौर पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। मजीद डेवलपमेंट क्या होती है उससे हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ शो में, चूंकि ये दूसरा घंटा है, हमारे पास बहुत कुछ होता है, तो आपको दूसरे घंटे की एक्सप्रेसो हेडलाइंस दिखाते हैं। सेगमेंट फ्लैग्स में सना हुमायूं मुलाकात करवाएंगी काजाकिस्तान के सफीर और उनके अहले खाना से। सेगमेंट माइंड मैटर्स में बात होगी दुनिया के पहले नॉवेल गिंजी पर। तूफान गाने से म्यूजिक इंडस्ट्री में तूफान बर्पा करने वाला क्राकरम बैंड के कराची से लाहौर तक का सफर जानिए सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी में। जी, एक्सप्रेसो हेडलाइंस आपने जानी। अब बारी हमारे सेगमेंट फ्लैग्स की, जिसमें सना हुमायूं हमें काजाकिस्तान के जो सफीर हैं और उनके अहले खाना से हमारी मुलाकात करवा रही है। तो देखते हैं आज का सेगमेंट फ्लैग्स। जनाब सफीर, मैं पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप यहाँ एंजॉय कर रहे होंगे। Thank you so much. Assalamu alaikum. जी हाँ, मैं इस्लामाबाद में बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। काजाकिस्तान has the largest landscape in the world, as you just mentioned. सयाहत को फरोग देने के लिए दोनों मुल्क क्या इक़दामात कर रहे हैं? Tourism between both countries. You know, again, the main issue that we need to address today. इस ज़िम्न में सबसे बड़ा मसला मालूमात का ना होना है। हमारे लोग एक दूसरे के बारे में बहुत कम मालूमात रखते हैं। जब भी हम सियाहत के फ़रोग की बात करते हैं तो पहली चीज़ लोगों में मालूमात की तकसीम है। Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you? Around? Yes, sure. So
Diana, this is going to be a ये बहुत दिलचस्प राउंड होता है। मैं आप दोनों से एक एक सवाल करूंगी जिसका जवाब जल्दी से देना होगा। really quick. Okay. Okay? Yeah. So, your favorite dish? Bish parmak. Okay. Kurdak. Okay, both are Kazke Yes, dishes. yeah. Okay, fine. So, your favorite city? Now Islamabad. Oh, fantastic. Karaganda, Okay. my hometown. Okay, fantastic. Okay, so one good thing about His Excellency. Honest. I think it's honest. Yeah. Okay, and one thing good about her. Very creative. Creative. Yeah, That's what you extremely like creative about her. person, yeah. Okay, fantastic. Okay, so your favorite Pakistani food? Chicken karai. Wow. Yeah. And you? Maybe biryani. Biryani should have. बिरयानी को तो अवार्ड मिलना चाहिए। Considers everybody. Yeah. Yeah. So, तफरी के लिए कहाँ जाना पसंद करेंगे? it's Gilgit or Swat? Swat. Gilgit. Gilgit. Gilgit, You haven't definitely. visited it yet? We have हम been सवात जा चुके हैं, अब गिलगित की बारी है। Gilgit. Okay, fantastic. So, what's your best childhood memory? Creation. Yeah. The maybe dolls. Yeah. Okay, those. And Your Excellency, yours? My visit with my father to Moscow. Okay. So it was memorable. trip. Yes, it was very memorable. Okay, fantastic. So now I'm going to give you one अब मैं word. कोई भी एक लफ्ज कहूंगी, इससे आपके जहन में जो भी पहली चीज आए वो आपने कहनी है। Anything that comes to your mind, Okay. but it's going to be really quick. Yeah, okay. So, Islamabad. Gorgeous. Traditional. Okay, nice. Bismarck. Delicious. Yeah. Yummy. Okay, biryani. Delicious again. Okay. Yeah. I like it. Pakistani people. Hospitable. Yeah. And yes, hospital. Yeah. Okay, well, which sport do you like? Powerlifting. Yoga. Same here. So, the best thing about your wife? As I said, she is a very creative person. Okay. And the best thing about your husband? Too many things, so Yeah. she doesn't know which to choose. I Yeah. didn't have a one. Okay, fantastic. So, your favorite movie star? Mel Gibson. आप किस किस्म का म्यूजिक सुनते हैं? You listen to? Different. Folk, classical. But my favorite singer is Celine Dion. So, Your Excellency. आपके लिए कजाकिस्तान कितनी अहमियत रखता है? Kazakhstan. Yeah. Kazakhstan for me, it's everything. It's my homeland and. मेरे लिए सब कुछ कजाकिस्तान ही है। काज़ाकिस्तान रहने के लिए बहुत जबरदस्त मुल्क है। काज़ाकिस्तान में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। वहाँ बहुत अमन है, सब मिलजुल कर रहते हैं। मजहबी हमआहंगी के लिहाज से काज़ाकिस्तान सबके लिए एक मिसाल है। And I believe Kazakhstan can serve as a model. Okay, and Pakistan? Pakistan is a beautiful country and. पाकिस्तान भी बहुत जबरदस्त मुल्क है। अभी मुझे बस 7 माह ही हुए हैं यहाँ। मैं जो पाकिस्तान को पहचान रहा हूँ, मुझे पाकिस्तान से मुहब्बत होती जा रही है। यहाँ की सकाफत बहुत कमाल है। लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। मुझे तो पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान में बहुत मुमासलत नजर आती है। मैं समझता हूँ कि ये मुमासलत हमारे खुशगवार ताल्लुकात की बुनियाद है। Unite us, and in this term, I believe that we have a great foundation to develop and strengthen our ties. So, I would like आपको इस्लामाबाद कैसा लगा? Islamabad. I like Islamabad. I like your culture. मुझे इस्लामाबाद बहुत पसंद आया है। यहाँ की सकाफत, फनकारों के फनपारे, कारपेट्स, ज्वेलरी, पाकिस्तानी शॉल, सब मुझे बहुत पसंद आया। I like it. Yeah. Fantastic. So, you're talking about the handicraft? हैंडीक्राफ्ट्स की बात कर रही हैं, तो हमें अपने हाथ के बने हुए फन पारे भी दिखाएं। मैं और मेरे देखने वाले आपके फन पारे देखना चाहेंगे। So I could see more colors. So I would love to see your jewelry. So shall we Thank you move? very much. Yes, sure. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Good to see you. So, Yeah, this is my family Okay. and our daughter Tamiris. okay. So how old are you? I'm 13 years And old. which grade are you in? I study in 7th grade. Fantastic. So do you have friends here? Are you liking it here?
Not yet. Okay, so I like your being honest. At least optimistic, yeah. Yeah, exactly. So what do you do? What's your pastime? What's your hobby? I like to sketch, draw. Wow, that's fantastic. So that is coming from genius, right? The creative side. So do you have your sketching with you? Yes, it's Okay, here. please come here and show me. I like to draw sketches, these kind of styles. It's realistic and anime, Fantastic. You're really good. like manga style. Wow. This is one of my favorites. Yeah, I love her eyes. So it's in the progress. It's still Yes, in this is in the progress. progress. Okay, fantastic. Oh, nice. This one is not colored yet, but it's Okay. like kind of Beautiful sketch. expression. You have this. Have you found this like it's coming naturally, or have you learned it from somewhere? Actually, no, I haven't learned it anywhere. Okay, so it's natural. Fantastic, and best of luck with your sketching. I can see a future in this. लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आपकी फैमिली बहुत क्रिएटिव है। आपने जो ज्वेलरी पहनी हुई है, क्या ये आपने खुद बनाई है? और ये बहुत खूबसूरत लग रही है। Yeah, it's my hobby. Yeah, I'm a designer of. जी हाँ, ये मेरा मशगला है। मैं ज्वेलरी डिज़ाइनर हूँ। ये हमारी काज़ाकिस्तान की रिवायती गुड़िया है। Handmade Kazakh tradition. ये सब फनपारे हाथ से बने हैं। इनमें ये कपड़ों की डिज़ाइंस, ज्वेलरी, आउटलुक, ये सब काज़ाक सकाफत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। Ornaments. Yeah. Yeah, it's This is a nice. Kazakh traditional costume. And as you said, it's a rich one. जी हाँ, काज़ाकिस्तान में 130 से ज़ायद एथनिक ग्रुप्स हैं। मुझे हैरत है ये डाइवर्सिटी देखकर। क्या हर ग्रुप की कोई खासियत भी है? Emblems or dressing that can, identify groups. Yeah, but yeah, this is typical. जी बिल्कुल, ये रिवायती काज़ाकिस्तान का ड्रेस है। ये शादी, ब्याह और ख़ास मौक़ों पर पहना जाता है। ये कैजुअल ड्रेस है। Style, yeah. And this one also, casual style. Yes. The shoes. Also, I make it's handmade also, okay? And this is my new hobby. ये मेरा नया मशगला है। मेरे छोटे बेटे और मैंने मिलकर ये बनाना शुरू किया। ये फल नुमा खिलौने हैं। And fruits, it's very nice here for like toys, yeah. For my So youngest son, it's yeah. like क्या ये आपने खुद बनाया है? Yes. Oh, fantastic. जी हाँ, इस गाजर पर आजकल काम चल रहा है। Will be carrot. That's nice. This is so amazing. Yeah. So you ज़बरदस्त। आपने अपने आप को खूब मसरूफ़ रखा हुआ है। जनाब सफ़ीर अपने कामों में मसरूफ़ रहते होंगे और आप अपने कामों में। having a good time here. Thank That's you. fantastic. Thank you very And much. it's Yeah. beautiful. Thank you. Yeah, capsicums, I am loving it. Aren't these beautiful? Oh wow, it looks so. ये बहुत शानदार ज्वेलरी है। ये आपने खुद बनाई है ना? So you're making it by own? Yeah, this is my. जी हाँ, ये मेरी ज्वेलरी है। ज्वेलरी बनाना मेरा मशगला है। मैं मुख्तलिफ किस्म की ज्वेलरी बनाती हूँ। उनके स्टाइल्स और रंग मुनफरिद होते हैं। Yes, sure. This is my ये favorite. मेरा फेवरेट नेकलेस है। ये देखने में हैवी लगता है, लेकिन इतना हैवी है नहीं। Not heavy and this one Looks also. This extremely creative. Thank you very much. And Contemporary wow. jewelry, yeah. This one, this yeah. is beautiful. Thank you. I think you're quite inspired with zippers. And I have a picture. This is the different style Wow, of amazing. necklaces. My necklace also. This is the Kazakh traditional carpet, kurak. ये नेकलेस काज़ाकिस्तान के रिवायती कार्पेट के डिज़ाइन से मुतासिर होकर बनाया गया है। But of zipper, this necklace and this earrings, yeah. And this is the bracelet, Yeah, like this is I amazing. can, Beautiful. yeah, like this, yeah. The small pieces of zipper, different color, yes, all handmade, yeah.
This is the ring also. It's the whole thing. Small It's gonna brooch. be- Yeah, small brooch. Okay. Yeah. This one? This one, this is necklace. But ये भी नेकलेस है, लेकिन ये और चीज़ों में भी इस्तेमाल हो सकता है। इसे आप ब्रेसलेट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं और ये बेल्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। both, yeah. So many Maybe ways to- like choker. Okay. Yeah. Fantastic one. Yeah, thank you very It's much. quite creative. Yeah. You keep yourself creatively busy. That's fantastic. मुझे तो ये ज्वेलरी बेहद पसंद आ रही है। इस तरह की रिवायती ज्वेलरी आम तौर पर नज़र नहीं आती। मैं तो मशवरा दूंगी कि आप इसकी नुमाइश करें। You can exhibit somewhere and you can share with your friends and family. So it's amazing. I'm simply loving it. Thank you very much. Thank you very much. Lovely. Thank you. जनाब सफ़ीर, आपसे और आपकी फैमिली से मिलकर बहुत मज़ा आया। इस बात में कोई शक नहीं कि आपकी फैमिली बहुत क्रिएटिव है। You're more than welcome and thank you so much for coming. Thank sharing you, your spirit. Thank you. इस तोहफे के लिए भी बेहद शुक्रिया। मैं इसे एक याद के तौर पर हमेशा अपने पास रखूंगी। Such a pleasure interview plus meeting at the same time. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे वीक फ्लैग्स के एक और एपिसोड में। अपना रखिए ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। और अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट माइंड मैटर्स, जिसमें आज बात करेंगे दुनिया के सबसे पुराने नॉवेल गेंजी के ऊपर। देखते हैं क्या बात होती है आज के माइंड मैटर्स में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। क्या आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे पहला नावल कौन सा था? दुनिया का सबसे पहला नावल जापान का एक नावल है गेंजी की कहानी। गेंजी की कहानी को दुनिया का सबसे पहला नावल कहा जाता है और ये 1000 साल कबल लिखा गया। दुनिया का पहला नावल जो 1000 साल पहले जापानी ज़ुबान में लिखा गया। इसकी जो मुसन्निफ़ा थी वो एक शायरा थी और उनका ताल्लुक़ जो था वो दरबार से था। जापान का जो उस वक्त दरबार है उस पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस, यानी इस नावल में आपको नज़र आता है कि कितना इन्फ्लुएंस था चीनी ज़ुबान का। और वो उस वक्त की जो भी दरबार के मामलात हैं उसी के हवाले से एक दास्तान है, बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत है दास्तान इस हवाले से कि ये आपको पढ़ने पे मजबूर करती है। इसके अंदर नीचे एक ऐसी वेव है जो कि आपको, और हर बड़े नावल की एक पहचान होती है। तो ये जो दुनिया का पहला नावल जो कि 1000 साल पहले लिखा गया, 1000 साल बाद बहरहाल ये उर्दू में भी इसका तर्जुमा हुआ। उर्दू में जो तर्जुमा किया गया है वो बाकिर नकवी साहब हैं जिन्होंने किया। बाकिर नकवी मरहूम जो है वो बहुत बड़ा नाम है तर्जुमे के हवाले से। उन्होंने बहुत बड़े काम किए, सिर्फ अदबी तहरीरों के हवाले से नहीं या बड़े नावलों के हवाले से नहीं या बड़ी किताबों के हवाले से नहीं, साइंस के हवाले से भी उनका एक पूरी फहरिस्त है जो उसके इस नावल के शुरू में दी गई है कि बाकिर नकवी साहब ने कितने बड़े काम किए। लेकिन ये एक बड़ी हैरान कुन बात है कि बाकिर नकवी साहब जो कि इतना बड़ा नाम है उनको कोई सरकारी एजाज़ नहीं दिया गया। ये मेरे लिए बड़े हैरान कुन बात थी कि उनके इतनी बड़ी खिदमात हैं बाकिर नकवी साहब की, और उन्होंने इतना बड़ा नावल जो है आप देख रहे हैं इसका साइज़, इसका तर्जुमा भी बाकिर नकवी साहब ने किया। बाकिर नकवी साहब का ये तर्जुमा किसी जिसको कहते हैं कि हतमी कोई शक्ल या हतमी मरहले में नहीं दाखिल हो सका था, जिसकी वजह से खुर्रम सुहेल साहब ने इसकी तदवीन की है। खुर्रम सुहेल साहब ने इसके हाशिए लिखे हैं और इसकी जो शरह है मुख्तलिफ तरकीबात की, मुख्तलिफ मुहावरों की, मुख्तलिफ शेरों के हवाले से, मुख्तलिफ नामों के हवाले से तो हवाशी दिए गए हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था। और खुर्रम सुहेल साहब ने इसकी तहकीक की, तदवीन की और हवाशी लिखे। खुर्रम सुहेल साहब भी इसके बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत की है और इतना बड़ा नावल जो है वो हमारे सामने लेके आए हैं। गेंजी की जो कहानी है ये आपने एक ख़ास तनाजुर में पढ़नी है। दुनिया का जितना भी स्पेशली को अदबी जो तहरीर होती है, अदबी तहरीर एक ख़ास तनाजुर में पढ़ी जाती है कि ये किस दौर में लिखी गई, तभी उसका लुत्फ़ जो है वो दुबाला होता है, तभी उसका एक मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है जब आप उसको ख़ास उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। तो ये 1000 साल पहले के कॉन्टेक्स्ट में, 1000 साल पहले के तनाजुर में आपने ये नावल पढ़ना है तो आपको ये इस कदर लुत्फ़ देगा कि मतलब इसकी जो एक एक जुमला है वो कमाल है। एक एक इसकी जो शेर जो इसमें कोट किए गए हैं, उन शायरों के बारे से हम ज़्यादा नहीं जानते, वो किसी हवाले से तारीख में खो गए हैं उन शायरों के नाम, उन शुरा इकराम के नाम, लेकिन उनकी शायरी जो है अगर ये नावल ना होता तो वो शायरी जो थी वो हम तक नहीं पहुंच सकती थी। ये बहुत बड़ी बात ये है कि इस नावल के थ्रू वो शायरी पहुंची है जो मुख्तलिफ सिचुएशंस में मुख्तलिफ किरदार जो हैं वो ये शेर बोलते हुए नजर आते हैं और वो कमाल है। जब मैं कहता हूँ कि आपने उस खास तनाजुर में पढ़ना है तो इस वजह से कि फिर आपको मालूम होगा कि 1000 साल पहले कितना बड़ा मकालमा लिखा जा रहा था, कितने बड़े डायलॉग्स या कितने बड़े जुमले लिखे जा रहे थे।
मिसाल के तौर पे कि खुदरो पौधे बड़े होते गए और खिज़ां की तेज़ हवाएं बाग को ताराज करने लगी थीं, सिर्फ चांद की किरणें ही उलझावे में से गुजर सकती थीं। बिल्कुल इस तरह ये एक एक्चुअली लैंग्वेज है जिसमें ये लिखा गया। और इसी तरह जिस तरह मैंने शायरी की बात की कि बड़ा बड़ा खूबसूरत शेर जो है ये तकरीबन हर सफ़े या हर दूसरे सफ़े पे आपको एक आध शेर जो है वो मिल जाता है। और मिसाल के तौर पे मेरे आंसुओं को रोकने के लिए खिज़ां की रातें काफ़ी नहीं, अगरचे झींगरों की थका देने वाले गीत खामोश हो चुके हैं। इसी तरह एक खूबसूरत फ़िक्रा कि चांदनी इतनी खूबसूरत थी कि उसके नज़दीक रात की गहराइयों में मौसीकी के न होने की कोई वजह नहीं हो सकती थी। तो ये नहीं बिल्कुल मैं इब्तिदा में हूँ। आसमान पर परिंदों ने परवाज़ तख्लीक की, ज़मीन पर आंसुओं को शाखों में तकसीम किया। जैसे जैसे आपको हर जो भी इसका सफ़ा है उसमें आपको चौंका देने वाले, जिसको कहते हैं शेर और चौंका देने वाले जो फ़िक्रे हैं वो आपको मिलते रहेंगे। एक शेर है कि बचकाना बालों की लटें अब एक आदमी पर बांधी जा चुकी हैं, तो क्या हम उसके मुस्तकबिल की कभी ना खुलने वाली गिरा बांधेंगे। इस पैराग्राफ में और इस यही तकरीबन इसका जो अंदाज़ है, ये जो असलूब है जिसकी मैंने चंद झलकियाँ आपको पेश की हैं, इसी असलूब के साथ है। नावल के अंदर इस गैंजी की कहानी जो है गो कि ये कोई 1100 सफ़हात से ज़्यादा का नावल है, लेकिन इसके 1122 सफ़हात हैं। लेकिन इस नावल की खसूसियत हर बड़े नावल की तरह इसकी खसूसियत ये है कि आपको बांध के रखता है, और दूसरा ये है कि आपको 1000 साल पहले के जापान से मुतारिफ कराता है, और तीसरा 1000 साल पहले की इंसानी नफ्सियात और इंसान का कल्चर और जिस सतह पे पहुंचा था उस पे कराता है। और फिर डेफिनेटली आप उसको रिलेट करते हैं आज से और एक कंपैरिजन करते हैं इंसान की जो साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन है, नफ्सियाती इर्तिका, उसका ज़हनी इर्तिका, उसका अकली इर्तिका, इन तमाम चीज़ों को, उनके रवैयों का इर्तिका। तो बहुत ही ये खूबसूरत है गैंजी की कहानी। तो ये गैंजी की कहानी है जो कि 1000 साल पहले का नावल है। ये कहानी थी जो आपको बतानी थी। देखते रहिए माइंड मैप। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब सेगमेंट चलाएंगे ओवर अ कप ऑफ कॉफी, जिसमें सारा बलोच मुलाकात करवा रही हैं कराकरम बैंड से। क्या बात है कि उन्होंने म्यूजिक के हवाले से। देखते हैं आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ओवर अ कप ऑफ कॉफी की एक नई एपिसोड में मैं हूं सारा बलूच। हम बात करेंगे आज पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री की, और अगर हम बात करें पाकिस्तानी रॉक म्यूजिक की तो हमने कई दहाइयों से देखा है किस तरीके से वो इवॉल्व भी हुआ है, किस तरीके से डाउनफॉल भी आया है। आज हम जिस बैंड से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, कुछ सालों में उस बैंड ने बहुत सारे गाने रिलीज किए हैं। हमने उनको अंडरग्राउंड में भी परफॉर्म करते हुए देखा है और कुछ बहुत सारे ब्रांडेड शोज में परफॉर्म करते हुए देखा है। आज हम बात करेंगे कराकरम के बैंड से, हम उनकी जर्नी के ऊपर बात करेंगे और एक ऐसा गाना जिसका नाम था तूफान। जब वो गाना रिलीज हुआ तो ऐसा म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर उसने तूफान क्रिएट किया कि जिसने पहली दफा कराकरम का एक गाना सुना वो उनका फैन बन गया। लेट्स वेलकम द बैंड कराकरम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है बॉयज? ये एनर्जी बिल्कुल लो हो गई है, ये क्या हुआ? पहले ज्यादा थी अभी कम हो गई है। ये क्या हुआ एकदम से? मैं जानना चाहती हूँ। एकदम कैमरा आई थिंक कैमरा शायद। मैं आपकी एनर्जी माशाल्लाह इतनी अच्छी है। हाँ, हम पहुंच नहीं पा रहे वहाँ। और सबसे पहले हम बात करेंगे शेरी से। शेरी, मुझे ये बताएं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो कब से मेरे जहन में है कि ये ओवरडोज से कराकरम में नाम तब्दील कैसे हुआ? क्या जरूरत पड़ गई थी? क्या ओवरडोज ज्यादा हो गई थी? अच्छा, आई मीन बस नाम अच्छा नहीं था, बदल दिया। इतनी सी साइज थी इसकी। आई मीन ऑब्वियसली ओवरडोज वाज अ बैंड बिफोर you know when I joined in, और I think आइडिया भी फर्क था उस वक्त। सेकेंडली ऑब्वियसली सेकेंड फैक्टर ये था कि वी थॉट के नाम बेहतर हो सकता है। इट्स नॉट समथिंग दैट कैन रिप्रेजेंट अस फुली, तो इस वजह से चेंज कर दिया। तो ये किसने डिसाइड किया दोस्तों आप में से कि ये नाम बदलना चाहिए? कोई एक तो होगा जिसने कहा होगा ये चेंज करो। कराकरम का जो आइडिया है वो नाम का वो जुल्फी भाई ने आइडिया दिया था। हम एक फ़्लाइट में थे और उसके अंदर कोई रशियन अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए थे, तो उस पर के डबल साइडेड के बना था। तो उन्होंने फ्लाइट में ही हमें आइडिया दिया, और फ्लाइट से जब हम उतरे तो शहरी मेरे पास आके कहता नाम मिल गया बैंड का, कराकरम। मैंने कहा वाओ। तूफान के पीछे क्या इंस्पिरेशन थी? क्योंकि द मोमेंट इट गॉट रिलीज्ड यूथ जो है ना वो दे वेंट क्रेजी। तो ये किसका आइडिया था? बताता, तूफान का असल में ये हुआ था कि जैन बैंड ज्वाइन करने आया। ओके। शहरी और मैं पहले से जैम करते थे। जैन पहुंचा, जैन ने अपना गिटार प्लग किया,
तो ऐसे ही पता नहीं दिमाग में उल्टी सीधी चीजें आ रही होती है ना, मैंने कोई हल्की सी उसकी वो पैटर्न बजाना शुरू किया, शहरी ने उस पे ढ ऐसी कर दिया, वो एक चीज बनी। उस पे इन्होंने लेके कोई एक चीज बजाई जैन साहब ने, तो हमने एक सेकंड के लिए रुक के जैन को देखा और फिर इसने कुछ इंग्लिश में गाना शुरू कर दिया उस पे, ठीक है। तो कोई 15 मिनट के अंदर पहला वर्स कोरस, सेकंड वर्स कोरस बन गया। फिर हमने डिसाइड किया यार कि इसके अंदर म्यूजिक पार्ट डलेगा, तो वो पहली मीटिंग जो थी जैन से वो तूफान उसको माय गॉड भाई जैन आपने तो आते साथ तूफान बर्पा कर दिया। बस आई थिंक एनर्जी काफी फिट थी, इट वाज लाइक वो मेंट टू बी मोमेंट्स होते हैं जो ये जो एनर्जी है ये कैसे आती है? बिकॉज बहुत ज्यादा एनर्जी है कराकरम के बैंड में। हम ऐसे परफॉर्म करते हैं कि ये हमारा लास्ट शो है। स्टेज से पहले हम लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं, एक दूसरे से, दूसरों के साथ भी घुल मिल रहे होते हैं, सब नॉर्मल होता है। बट व्हेन वी गो अप स्टेज इट्स आई डोंट नो वो क्या है, वी आर डिफरेंट पर्सन्स व्हेन वी आर ऑन स्टेज। कुछ जुनून सा हो जाता है, बिकॉज वो जुनून नजर आता है, वो रिफ्लेक्ट करता है, यू नो, ईच वन ऑफ यू। अच्छा, एक चीज दोस्तों मैं इनसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं ना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की या म्यूजिक की भी या आर्ट की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कराची इज द मेन हब। ये जो बैंड है, इनके जो हाफ बैंड मेंबर्स हैं वो कराची से ताल्लुक रखते हैं, वो लाहौर आए और बस गए, वो नहीं जाते यहाँ से। तो मुझे बताएं कि ये क्या है? ऐसा तो होता ही नहीं है। पर्सनली डिपेंड करता है कि आप अपने पाथवे में जा कहाँ रहे हो। फॉर अस इट हैपेंड, आई मीन साइमल्टेनियसली, कि हम लोग एक म्यूजिक शो के लिए लाहौर आए एंड वी गॉट अपॉर्चुनिटीज जिसमें वी कुड वर्क फर्दर मोर हियर। सो वो जब एक टाइम आया जिसमें हर हफ्ते फ्लाइट लाहौर कराची हो रही थी, तो वो एक डिसीजन पॉइंट था कि यार अच्छा ये हर दफा नहीं हो सकता, जहाज गिर भी सकता है, तो लाहौर में रुक जाते हैं और फिर लेट्स सी वेयर इट टेक्स अस, यू नो। बिलावल, मुझे आपका वर्जन भी जानना है, क्योंकि आप लोग आए एक म्यूजिक शो के लिए, उससे पहले आप लोग कराची में परफॉर्म कर रहे थे। वो क्या एक वजह थी कि जिसके लिए आप लोग यहाँ रुके, आपकी एक टीम बनी, वो क्या एक वजह है? असल में मैं और उमर हम थे, हमने बनाया ओवरडोज। तो ओवरडोज जब बना उसमें हम परफॉर्म करते रहे, और बैंड मेंबर्स थे जो किसी वजह से कोई बाहर चला गया, किसी का कुछ हो गया, पढ़ाई के लिए चला गया, तो आखिर में बचे और मैं और उमर। तो फिर आया शहरी, सही है, शहरी ने ज्वाइन किया मई 2012 में, घर आया पहली दफ़ा, हम पहला जैम किया, हमने कहा यार वाह वाह मज़ा आ गया। अच्छा, कोई ऐसा इंसान कि जिसका इस पूरी जर्नी में बहुत साथ हो आप लोगों के साथ, वो कोई है? सबसे जो मेन मैं कहूँगा हमेशा से सपोर्ट इंडस्ट्री में लाने वाले जुल्फी भाई। अच्छा, पाकिस्तान में आप लोगों ने बहुत सारे कॉन्सर्ट्स किए हैं, मैंने देखा है, लड़के लड़कियां आते हैं, साथ साथ वो निभा रहे होते हैं, पूरा पूरा गाना गा रहे होते हैं। कोई ऐसा फैन मोमेंट आप सबके लिए जो आपने कहा हो कि यार हो गया है अब तो, मतलब व्हेन यू एक्चुअली नो कि हाँ हम वहाँ पहुँच गए हैं? तो ये जो लास्ट हमने शो आई थिंक किया था, एक हम जब जा रहे थे स्टेज पे, सो लोग बैठे हुए थे राइट बिफोर द शो। द मोमेंट वी गॉट ऑन स्टेज लोग खुद खड़े हो गए। आई मीन मैंने नहीं कहा, ना किसी ने माइक पे कहा कि जी, ना किसी ने इशारा किया, नथिंग हैपेंड एंड द क्राउड जस्ट स्टूड अप और लिटरली उन्होंने हमारी नाम के नारे लगाए, नॉट द बैंड। हमारे कान हमने एक सेकंड के लिए किया है, क्योंकि वो सबके एक एक दफा नाम की आवाजें, नारे लग रहे हैं। आई वाज लाइक ये हो क्या रहा है भाई, ये कब हुआ है? दोस्तों, जब आप बैंड शेयर कर रहे होते हैं तो बहुत सारी मेमोरीज होती हैं जो कि आप चेरिश कर रहे होते हैं। मुझे ये बताएं कि बैंड में सबसे ज्यादा खप कौन क्रिएट करता है? मेरी भी एक स्पेसिफिक खप है। क्या है जी खप? वो है लंबे वॉइस नोट की खप, जिसमें मैं, मेरा बस ये होता है कि जब बैंड का ग्रुप बना है व्हाट्सएप, तो मैं थोड़ा पंप कर रहा होता हूँ सबको कि यार करना है कुछ, राइट? तो वो मैं अक्सर वॉइस नोट्स बड़े भेजता हूँ। मैंने कल सुना इनका एक वॉइस नोट, तो पता है मुझे। हाँ, तो वो एक प्रॉपर ट्रेंड वॉइस, आपको तो अंदाजा हो गया। तो वो मैं इस तरह करता रहता हूँ उनको, तू यू नो एक चेक के यार हमें ये चीजें करनी है। अच्छा, बैंड मेंबर्स में सबसे ज्यादा फनी कौन है? आई थिंक बाय नाउ यू रियलाइज के सारे ही नॉन सीरियस कैरेक्टर्स हैं, राइट? तो सबकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, कभी कोई ज्यादा, बट मेजॉरिटी आई थिंक बिलावल इज द वन जो कि थोड़ा यू नो, हाँ, लेम जोक्स वाली कहानी, और उमर भी अक्सर कर रहा है। सो या दीस टू गाइस। और खाने का कुछ ऐसे भी होते हैं ना दोस्त, जो काम हम कर रहे होते हैं, सीरियस काम कर रहे होते हैं, लेकिन किसी को शदीद भूख लग रही होती है, वो कौन है?
दो हाथ खड़े हो चुके हैं यहाँ पे। जैम जब भी होता है ना, देयर इज दिस गाय जो कि एक शॉपर लाता है अंदर। मैं हमेशा जैम रूम लेट आता है भले। अच्छा मेरी स्टोरी ये है कि अगर 3 बजे जैम है तो मैं 4 बजे आता हूँ। तो 5 बजे आता है, तो इसलिए इसको जैम टाइम हमेशा 2 घंटे। तो मैं फिर बॉयज के लिए ट्रीट भी लेके आता अच्छा, अगर मैं पूछूं बिलावल से, बिलावल कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है पाकिस्तान की जिस पे क्रश है बिलावल को? यार हमेशा तो माहिरा खान बड़ी अच्छी लगी है ना। और शहरी? हाँ देखिए नई मंगनी हुई हैं, आप बनवाएंगे हमें। सब 4 महीने में निपटे हैं। कोई ऐसी पाकिस्तानी फीमेल वोकलिस्ट या जिनके साथ काम करने का इश्तियाक हो? One interesting name that came up in female artists was Eva B. Wow. I mean she's amazing. अच्छा, एक क्वेश्चन जिसका जवाब कोई भी दे सकता है, और वो ये कि कौन सा ऐसा एक्टर है जिसको आपके हिसाब से गाना नहीं गाना चाहिए और वो गाता है? यार आहद रजा मीर। हाँ, नहीं गाना चाहिए। को करी ना। हमने कराकरम के बहुत सारे गाने सुन रखे हैं, लेकिन एक ऐसा गाना जिसको हमने एक बड़े ब्रांडेड शो में देखा है जिसका नाम है ये दुनिया। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट योर जर्नी। I think it was obviously an honor. It was we're so lucky to be in a project जो कि which represents Pakistan. I mean हमारा ये एक्सपोर्ट है, आर्ट की एक्सपोर्ट, म्यूजिक एक्सपोर्ट है। We've been lucky enough to have this support कि जी आपने अपने आप को चेंज नहीं करना। And that was the one thing जिसकी वजह से गाना बना, I think, जिसकी वजह से we collaborated with such amazing artists like Faris Shafi, Tala, Anjum. I mean उन्होंने भी 100% अपना इनपुट दिया in the song. अच्छा शहरी, आपने बहुत सारे गाने जो हैं एज एन एसोसिएट प्रोड्यूसर इसमें प्रोड्यूस किए हैं, तो मुझे जानना ये है कि कोक जब ऑफर हुआ तो कितना ड्यूरेशन लगा इस पूरे प्रोजेक्ट में काम करने के लिए? आपकी लाइंस अदनान धूल ने लिखी हैं, तो टेल मी अबाउट दिस प्रोसेस कि ये कैसे शुरू हुआ था और इसमें कोई आर्ग्यूमेंट्स होते थे? कुछ कभी होता था कि आपकी आज जब आइडियाज पे ब्रेनस्टॉर्म कर रहे होते हैं, कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है, सर ये दुनिया में कुछ हुआ ऐसा? स्टूडियो में बैठे थे, अदनान था, मैं, जुल्फैम, तीनों बैठे थे। तो अब अदनान जो है ही है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो ना उसको स्पार्क होता है अचानक, एंड अगर उसने नहीं लिखना होगा ना वो हफ्तों तक कुछ नहीं लिखेगा। अदनान सिगरेट पीता है, तो अदनान ने कहा कि यार मैं ज़रा ऊपर जाके ज़रा दिमाग अपना थोड़ा क्लियर कर देते इस तरह। मैंने कहा चल यार मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ ऊपर, कंपनी देता हूँ। मेलोडी की उस हमें पता थी, मेलोडी बनी हुई थी, तो वो मेलोडी वो गा भी रहा था, सोच भी रहा था। तो वो ना ऐसी ऊपर की तरह उसने देखा तो स्टार्स, एक स्टार इस तरह गुजरा। देखता कहता यार एक बात है, देख हम ये कर रहे हैं, नीचे ऊपर ये सब कर रहे हैं, लेकिन दुनिया रुक नहीं रही। यही है, मैंने कहा यही है, रुको 1 मिनट मैं गिटार लेके आया हूँ, एंड बस वो कोरस उसी वक्त बन गया वैसे। तो अगर हम ये गाना सुन लें, ये दुनिया। आओ शेरी, मैंने आज पहली मर्तबा शेरी का गाना सुना है लाइव। अब वक्त है जब हम इस शो को वाइंड अप करेंगे, लेकिन हम जाते जाते एक ऐसी आवाज़ में गाना सुनेंगे जो कि शेरी का सिग्नेचर स्टाइल है, जब वो स्क्रीम कर रहे होते हैं। तो कोई ऐसा गाना सुना दें एंड वील जस्ट रैप अप द शो। थैंक यू फॉर वॉचिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफी। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं, बल्कि खुशामदीद क्या कहते हैं, वक्त हमारे पास बहुत कम है। अच्छा, इससे पहले कि हम प्रोग्राम वाइंड अप करें, जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है वो रूस और यूक्रेन तनाज़े के हवाले से सामने आ रही है। इतलात ये हैं, मुतज़ाद खबरें जो कि आ रही हैं, पाकिस्तानी एम्बेसी ने यूक्रेन के अंदर जो हमारे तलबा हैं उनको कहा है कि वो निकल जाएँ वहाँ से, ख़ासतौर पर जो शोरिश ज़दा इलाके हैं। कुछ जो भी डेवलपमेंट होगी उस पर हम कल डिटेल में भी बात करेंगे। अभी आपसे इजाज़त लेंगे, कल फिर मुलाकात होगी। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।